Hello everyone, dear students. Today through this video we will do reading. Specifically in this video I would like to tell you how to solve the questions. बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते हैं इशू जो कि मैम ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में हाईलाइट की गई है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं ये जब बच्चों को सॉल्व करने होते हैं तो वो बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं कि मैम इनको कैसे फाइंड आउट करें, क्या हमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स को मैच करना चाहिए, या अगर सेंटेंस रिफ्रेश करके लिखा होता है तो उन्हें पता नहीं लगता है कि ये इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ही है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगा कि ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस में हो सकता है या जंबल में होता है, क्योंकि ये सीक्वेंशियली तो नहीं हो सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर सीक्वेंस में होंगे फिर तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। जंबल होने की वजह से स्टूडेंट्स का यहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ के लिए बनी है, किस पैराग्राफ में उसको वो हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे जंबल सीक्वेंस होने की वजह से उनका टाइम वेस्ट भी हो जाता है, और यही रीज़न है कि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो आज हम इस रीडिंग के थ्रू पर्टिकुलरली यही क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि बिफोर डूइंग द रीडिंग वी हैव टू फॉलो द स्ट्रेटेजी, एंड द नेम ऑफ द स्ट्रेटेजी इज RUP मेथड। Read the questions first carefully, then underline the keywords and understand the demand of the question. After that move to the passage. तो सबसे पहले इसी में भी हम सेम स्ट्रेटेजी को एप्लीकेबल करेंगे और देखते हैं कैसे करना है इस पैराग्राफ को। Question 1 to 5. Reading passage 1 has 5 paragraphs A to E. Which paragraph contains the following information? Write the correct information A to E in boxes 1 to 5 on your answer sheet. NB stands for note before. यू में यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। आप कोई भी लेटर को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर दैन बैट्स विच डू नॉट रिलाई ऑन विजन टू नेविगेट बाय। एग्जांपल्स होंगी कौन सी, अदर वाइल्ड लाइफ की एक्सेप्ट बैट्स के अलावा और भी हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की एग्जाम्पल होंगी जो किसके ऊपर रिलाई नहीं करती हैं, विजन के ऊपर फॉर नेविगेशन पर्पस। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट, कि कैसे वो अवॉइड करते थे डाइंग आउट। मैमल्स को ढूंढना है अर्ली एंड अवॉइड डाइंग आउट। वाई बैट्स हंट इन द डार्क, बैट्स हमेशा डार्क में ही क्यों हंट करते हैं। हाउ अ पर्टिकुलर डिस्कवरी हैज़ हेल्प्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैट्स, जो पर्टिकुलर डिस्कवरी है उसने कैसे हेल्प किया है हमारे लिए अंडरस्टैंड करने को कौन से कंसेप्ट को, बैट्स के कंसेप्ट को। अर्ली मिलिट्री यूजेस ऑफ इको लोकेशन, क्या अर्ली मिलिट्री यूजेस थे इको लोकेशन के, तो इको लोकेशन के यूजेस देखने हैं हमने बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, कंप्लीट द समरी बिलो। डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 टाइप्स के समरी आ सकती है। फॉर एग्जांपल समरी विद स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, जिसमें आपको सिनोनिम के साथ रिप्लेस करना होता है। हाउएवर अनदर टाइप ऑफ समरी इज दैट कि आपको यहाँ पे वर्ड्स गिवन नहीं होंगे, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज एंड यू हैव टू राइट द आंसर, है ना। यहाँ पे आपको सिनोनिम का रिप्लेसमेंट नहीं करना है, और कहीं में आपको एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दिए जाते हैं। वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, जो पैसेज में आपका आंसर होगा उसका सिनोनिम होगा जिसके साथ आपने उसको रिप्लेस करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ से वर्ड को फाइंड आउट करना है। कंप्लीट द समरी बिलो, चूज 1 word ओनली फ्रॉम द पैसेज ऑफ ईच आंसर। राइट योर आंसर इन बॉक्स 6 to 9 ऑन योर आंसर शीट। फेशियल विजन्स, फेशियल विजन जहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे फेशियल विजन के बारे में पैसेज में बात की होगी, आपने वहीं से स्टार्ट कर लेना है अपने समरी को। रीड करते हैं इस समरी की डिमांड को। Blind people report that so-called facial vision is comparable to the sensation of touch on the face. In fact, the sensation is more similar to the way in which pain from an arm or leg might be felt. की सेंसेशन है, सिमिलर है, कैसे, वैसी पेन जैसे कहाँ पे फील होती है हमें, लेग और आर्म में फील होती है, तो फ्रॉम अ सिमिलर कैटेगरी का यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है। द एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम परसीविंग, ये जो एबिलिटी है एक्चुअली कहाँ से आता है, फ्रॉम परसीविंग डैश थ्रू द ईयर्स, कहाँ से परसीव किया जाता है उस चीज़ को हमने हाईलाइट करना है। हाउएवर इवन बिफोर दिस वाज अंडरस्टूड, इससे पहले कि इसको समझा जाता, द प्रिंसिपल हैड बीन अप्लाइड, प्रिंसिपल एक सिद्धांत को अप्लाई किया गया है, किसके लिए, डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैलकुलेटेड द, जो किस चीज़ को कैलकुलेट करता है, डैश ऑफ द सी बेड। यहाँ पे ब्लैंक है, इसमें हमें देखना है कि सी बेड की किस चीज़ को कैलकुलेट करने का काम करता है। दिस वॉज फॉलोड बाय अ वार्म टाइम एप्लीकेशन इन डिवाइसेस फॉर फाइंडिंग, इसको फॉलो किया गया है एक वार्म टाइम एप्लीकेशन के लिए डिवाइसेस में, जो फाइंड करता है किस चीज़ को।
यहाँ पे गाइज हमने एक स्टूडेंट वर्ड पढ़ा था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दो तरह का होता है, इट्स PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल में होते हैं, जो कॉलेजेस में होते हैं, PRINCIPLE, इसका मतलब सिद्धांत। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो आज यहाँ पे हमने एक वोकेबलरी का वर्ड भी सीख लिया है। Question 10 to 13. Complete the sentences below. Choose no more than 2 words from the passage for each answer. Write your answer in the boxes 10 to 13 on your answer sheet. यहाँ पे no more than 2 words है, लेकिन ये नहीं है कि आपको सारा आंसर 2 word में लिखना है. It can be 1 word. It depends upon the demand of the question. So please read the question carefully for these type of questions. Long before the invention of radar, dash had resulted in a sophisticated radar-like system in bats. Radar is an inaccurate term when referring to bats because dash are not used in their navigation system. Radar and sonar are based on similar. The word echolocation was first used by someone working as a. तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो लॉन्ग बिफोर इन्वेंशन है रडार की, किसका रिजल्ट था, जो सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम थे बैट्स में। तो यहाँ पे हमने कुछ सिमिलर देखना है, जो रिजल्ट है लॉन्ग बिफोर काफ़ी समय से उसको करते आ रहे हैं। रडार जो है एक इनएक्यूरेट टर्म है जो रेफर करती है बैट्स को। क्यों? क्योंकि ये चीज़ नहीं यूज़ की गई थी उनके नेविगेशन सिस्टम में। रडार एंड सोनार जो है वो बेस्ड करती हैं सिमिलरली किस चीज़ के ऊपर करती हैं। द वर्ड इकोलोकेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय समवन वर्किंग एज ए। जो वर्ड इकोलोकेशन है वो सबसे पहली बार किसी के द्वारा यूज़ किया गया था जो वर्किंग एज ए, जो बतौर काम करता था। मतलब यहाँ पे हम उस पर्सन के डेजिग्नेशन को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, लेट्स गो बैक। दिस इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। Paragraph A. Bats have a problem how to find their way around in the dark. They hunt at flight and problem cannot use light to help them find prey and avoid obstacles. जो बैट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है हाउ टू फाइंड देयर वे, वो अपने वे को कैसे फाइंड करेंगे इन द डार्क। दे हंट एट फ्लाइट, और वो हंट करते हैं फ्लाइट के टाइम पे, और यूज़ नहीं करते हैं लाइट को टू हेल्प देम, अपने हेल्प यूज़ नहीं करते हैं लाइट को किस चीज़ को हेल्प करने के लिए, फाइंड करने के लिए। प्रे, इट्स PREY, इस प्रे का मतलब होता है शिकार। PRAY, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। तो ये एक नया वर्ड भी हमने यहाँ से सीख लिया। एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल्स, और अवॉइड करते हैं ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स होते हैं प्रॉब्लम्स, इश्यूज, हिंड्रेंसेस। तो ये आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। You might say that this is a problem of their own making, one that they could avoid simply by changing their habits and hunting by them. ये उनकी खुद के द्वारा बनाई गई एक प्रॉब्लम है जिसे वो सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? अगर वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर ले। कैसे चेंज करें? अगर वो हंट करें बाय डे। तो इसका मतलब जो है बैट्स कब हंट करते हैं? ड्यूरिंग नाइट। बट द डे टाइम इकॉनमी इज ऑलरेडी हैवीली एक्सप्लॉटेड बाय अदर क्रिएचर्स। लेकिन दिन के दौरान जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है किनके द्वारा? अदर क्रिएचर्स के द्वारा, जैसे कि बर्ड। गिवन दैट देयर इज अ लिविंग टू बी मेड एट नाइट एंड गिवन that alternative daytime trades are thoroughly occupied, natural selection has favored bats that make go of the night hunting trade. जो गिवन ये है लिविंग का जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि ऑल्टरनेट डे टाइम ट्रेड्स जो हैं वो थॉरली ऑक्यूपाई होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन किसके फेवर में है कि जो बैट्स हैं वो अपना हंट कब करें? नाइट में करें, ड्यूरिंग द नाइट। तो यहाँ पे हमें रीज़न मिले कि क्यों, क्योंकि दिन के दौरान जो नेचर है वो हैवीली ऑक्यूपाइड होती है, इसीलिए जो बैट्स हैं, रीज़न मिल गया कि वाई दे हंट एट द नाइट, कि वो हंट क्यों करते हैं, क्योंकि दिन के दौरान जो हमारी नेचर है वो हैवीली ऑक्यूपाइड है बाय अदर क्रिएचर्स। तो यहाँ से हमें एक रीज़न मिला है कि वाई दे हंट एट नाइट। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ से चेक करें, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था कि वाई बैट्स हंट इन द डार्क। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे रीज़न मिल गया है। मैंने आपको बोला था कि आंसर्स जो हैं वो हमें जंबल मिलेंगे, हेडिंग्स में हमें सिक्वेंशली नहीं मिलते हैं। वाई बैट्स हंट इन द डार्क, तो यहाँ पे रीज़न गिवन था। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो आंसर जाएगा ये क्या जाएगा? इट्स ए। नेक्स्ट रीड करते हैं। इट इज़ प्रोबेबल दैट नॉक्चुरल ट्रेड goes away. It is probable that nocturnal traits go back in the ancestry of all mammals in the time when the dinosaurs dominated by the daytime economy. Our mammalian ancestors probably only managed to survive it all because they found ways by scrapping living or night.
तो क्या वे था हमारे एंसेस्टर्स मैमेलियंस के पास कि स्क्रैपिंग और लिविंग एट नाइट। तो यहाँ पे हाउ दे अवॉइड डाइंग आउट, अर्ली मैमल्स कैसे करते थे सर्वाइव के बारे में बात हो रही है। ऑल बिकॉज दे फाउंड, क्योंकि उनको वे मिलता था स्क्रैप और लिविंग एट नाइट। यहाँ पे हमें देखा जाए मैमेलियन एंसेस्ट्रल्स के बारे में बात हो रही है, ओनली मैनेज टू सर्वाइव। अगर हम इन कीवर्ड्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 के हिंट मिल रहे हैं। मैमल्स के बारे में बात हो रही है और मैनेज टू सर्वाइव के बारे में बात हो रही है। अगर सर्वाइव के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स ओनली वे टू मैनेज टू सर्वाइव के बारे में बात करें तो इट मीन्स दे वांट टू अवॉइड डाइंग आउट। तो कैसे करते थे, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया है। और हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर भी जो बनता है स्टूडेंट्स, वो क्या बनता है, ए। क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शंस में गिवन था कि यू मे यूज एनिलेटर मोर देन वंस। तो हमारे ए पैराग्राफ से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसी तरह बहुत केयरफुली जो है पैराग्राफ्स को रीड करना है, क्योंकि कई बार हमारे एक पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ बी। बैट्स हैव एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड देयर वे एंड फाइंड देयर प्रे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। बैट्स को एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम रहता है कि कैसे अपने वे को फाइंड करें और फाइंड करें प्रे को कब, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। बैट्स आर नॉट ओनली द क्रिएचर्स टू फेस दिस डिफिकल्टी टुडे। सिर्फ बैट्स ही एक ऐसे क्रिएचर नहीं है जो आज के समय में इस डिफिकल्टी को फेस कर रही है। ऑब्वियसली द नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो भी हैं, दे प्रे ऑन मस्ट फाइंड देयर वेज अबाउट समहाउ। डीप सी fish and whales have little or no light by day or by night. Fish and dolphins that live in extremely muddy water cannot see because although there is a light, it is obstructed. Obstructed मतलब hindrance, रोकने का काम है, तो problematic हो सकता है ये। And scattered by the dirt in the water. Plenty of other modern animals make their living in conditions where seeing is difficult or impossible. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें, हमें कुछ एग्जांपल्स या कुछ कह लीजिए कि हमें अदर क्रिएचर्स के बारे में रीड किया है। डीप सी फिश के बारे में बात हो रही है, वेल्स के बारे में बात हो रही है, फिश है, डॉल्फिन है। 4 कैटेगरीज ऑलरेडी वी हैव रेड इन दिस पैराग्राफ, लाइक डीप सी फिश, वेल्स, फिश, डॉल्फिन्स एंड अदर्स आर प्लेंटी ऑफ अदर मॉडर्न एनिमल। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिली है मुझे। तो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, examples of wildlife other than bats which do not rely on vision to navigate by। तो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं अदर दैन बैट्स के बारे में, डीप सी फिश, व्हेल्स, फिश, डॉल्फिन, अदर एनिमल्स। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है, तो इसे हम क्या मार्क कर देंगे, इट्स बी। सिमिलरली नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। गिवन द क्वेश्चंस ऑफ हाउ टू मैनोवर इन द डार्क। मैनोवर का मतलब होता है कि स्किल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट। Given the question of how to maneuver in the dark, what solutions might an engineer consider? The first one that might occur to him is manufacture light, to use a lantern or searchlight. Fireflies or some fish, usually with the help of bacteria, have the power, it's not power, have the power to manufacture their own light, but the process seems to consume a large amount of energy. Fireflies use their light for attracting mates. This doesn't require prohibitive amount of energy. A male's tiny pinprick of light can be seen by a female from some distance on the dark night, since her eyes are exposed directly to the light source itself. However, using light to find one's own way around requires vastly more energy, since the eyes have to detect the tiny fractions of light that bounces each part of the scene. The light source must therefore be immensely brighter if it is to be used as a headlight to illuminate the path than if it is to be used as a signal to others. In any event, whether or not the reason is the energy expense, it seems to be the case that with the possible exception of some weird deep sea fish, no animal apart from man uses manufactured light to find its way about. अगर यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल बात हो रही है कि लाइट के बारे में हो रहा है, हाउ दे इल्यूमिनेट द पाथ हो रहा है, मेल एंड फीमेल के वेरिएशंस की गए हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स को कि मेल कैसे लाइट के लिए अपना वे को देखते हैं और फीमेल कितनी ही दूर से उनको देख लेती हैं इवन इन द डार्क। तो इसमें अगर देखा जाए हमारे किसी भी क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हर पैराग्राफ ही यूजफुल हो। समटाइम्स कोई पैराग्राफ ऐसा भी होता है जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हम इसे लीव करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं।
What else might the engineer think of? Well, blind humans sometimes seem to have an uncanny sense of obstacles in their path. If feet has been given the name facial vision अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने क्वेश्चंस को रीड किया था तो facial vision से मेरा समरी स्टार्ट होने वाला था. Because blind people have reported that feet feels a bit like the sense of touch on the face. अगर यहाँ से बात करते हैं कि एक इंजीनियर जो इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचता है कि जो ब्लाइंड ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, अनकैनी सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स को जज करते हैं, ठीक है, फेशियल विजन्स के थ्रू. क्योंकि ब्लाइंड पीपल ने जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो क्या करते हैं, सेंस ऑफ टच को देखते हैं ऑन द फेस को. वन रिपोर्ट टेल्स अ टोटली ब्लाइंड बॉय हु कुड and his tricycle at good speed round the block near the home. एक टोटली ब्लाइंड बॉय है जो अपने ट्राईसाइकिल को बहुत अच्छे से राइड करता है अराउंड हिज ब्लॉक यूजिंग फेशियल विजन्स. कैसे? बाय यूजिंग द फेशियल विजन्स. एक्सपेरिमेंट शो दैट, एक्सपेरिमेंट ऐसा शो करता है कि जो फेशियल विजन है इज नथिंग टू डू विद टच और इन द फ्रंट ऑफ द फेस. फेशियल एक्सप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो मतलब क्या है, फ्रंट पे फेस को टच करना है. ऑल्दो द सेंसेशन मे बी रेफर टू द फ्रंट ऑफ द फेस. ये जो सेंसेशन है हमारे फ्रंट के फेस पे होता है. लाइक रेफर द पेन इज इन द फेंटम लिव. ये वैसा ही पेन है जैसे हमें फेंटम लिव में दिखाई देता है. आई रीड दिस लाइन अगेन. ऑल्दो द सेंसेशन, ये वैसा सेंसेशन है जैसे रेफर्ड होता है फ्रंट ऑफ द फेस. किसकी तरह? लाइक द रेफर्ड. कंपैरिजन हो रहा है, सिमिलर करके बात की गई है, रेफर से बात की गई है. लाइक रेफर द पेन इन द फ्रंटम लिव. तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से देखती हूँ, here I am able to solve my question number 6. Blind people report that so-called facial vision is comparable to the sensation of touch or the face. In fact, sensation is more similar to the way in which the pain from a phantom live. So here I will write my answer. It's phantom live. It's PHANTOM limb. LIMB. स्टूडेंट्स, जब भी आपको लगे कि कोई वर्ड आपके लिए न्यू है तो आप उसको मतलब प्रोनाउंस करते हुए भी लिख सकते हैं. इससे आपके स्पेलिंग एरर भी नहीं होंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो उन्होंने फैंटम रीड करते हैं और एग्जैक्टली लिख देते हैं बिना स्पेलिंग को क्रॉस चेक किए. तो मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपके यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग हो सकते हैं तो इसमें कोई भी शाय फील करने की या एम्बैरेस्ड होने की बात नहीं है. यू कैन जस्ट प्रोनाउंस द वर्ड्स बाय राइटिंग इट. ठीक है, तो आपने स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ कई बार आंसर ठीक होने के बावजूद स्पेलिंग एरर होने से भी आपका आंसर इनकरेक्ट हो सकता है जिसका स्कोर पे इम्पैक्ट जा सकता है. आइए नेक्स्ट रीड करते हैं. The sensation of the facial vision, it turns out really goes in through the ears. ये जो जाता है, कहाँ से सेंसेशन जाता है? थ्रू द ईयर जाता है. जो ब्लाइंड है विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट actually using echoes of their own footsteps and of the other sounds to sense the presence of obstacles. तो जो ब्लाइंड पीपल हैं वो अवेयर होते हैं इस फैक्ट से. कैसे? जब वो यूज़ करते हैं इकोज को, किनके? ओन फुटस्टेप्स को और अदर साउंड्स को, जो क्या बताती हैं कि कुछ ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे प्रेजेंस है. तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं. This ability actually comes from perceiving echoes through ears. तो ears के थ्रू वो क्या करती है? echoes को जज करते हैं. echoes की भी स्पेलिंग हम बहुत केयरफुली यहाँ पे राइट करेंगे. It's ECHOES. echoes. echoes means sound. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ब्यूटीफुली हमने सॉल्व कर लिया है. Other sounds to sense the presence of obstacles. Before this was discovered, engineers had already built instruments to exploit the principle. For example, to measure the depth of the sea. तो क्या चीज़ था? ऑलरेडी उन्होंने एक प्रिंसिपल बना लिया था जो क्या करेगा? मेजर करेगा. किस चीज़ को मेजर करेगा? डेप्थ ऑफ द सी. अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हमारा क्वेश्चन था. However, even before this was understood, the principle had been applied in the design of instrument which calculated the depth of the seabed. So my answer is depth. It's DEPTH, depth of the seabed. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट रीड करते हैं. After this technique had been invented, जब ये टेक्निक इन्वेंट हो गया था, it was only a matter of time before weapon designers adapted feet for the detection
ऑफ सबमरीन्स, किसकी डिटेक्शन के लिए था? डिटेक्शन मतलब टू डिटेक्ट समवन, टू फाइंड समवन, है ना? किसकी डिटेक्शन के लिए था? डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स। बोथ साइड्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिलाइड मतलब डिपेंड थे हैविली ऑन दीज डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के ऊपर, अंडर सच कोड नेम एज एसडिक एंड सोनार as well as radar or RDF which uses radio echoes rather than sound echoes. तो यहाँ से मैं रीड कर देती हूँ, बिफोर वेपन डिज़ाइनर्स अडेप्टेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स। तो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। दिस वॉज फॉलोड बाय अ वार टाइम एप्लीकेशन इन डिवाइसेस फॉर फाइंडिंग, फॉर डिटेक्टिंग, फॉर फाइंडिंग, किस चीज़ के लिए? सबमरीन। सो माई आंसर इज सबमरीन्स एंड सबमरीन्स इज अ वन वर्ड। यहाँ से हम स्पेलिंग चेक करते हुए लिखेंगे, इट्स इज UBMARINES। और यहीं से अगर मैं बात करती हूँ, मेरा 5th क्वेश्चन भी जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कि वेपन्स डिज़ाइनर्स हैं और वॉर टाइम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बात हो रही है। तो यूज़ किए गए हैं, किनके द्वारा किए गए हैं? यहाँ पे रिलाइड किए गए थे हेवी डिवाइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ, अर्लियर मिलिट्री यूजेस ऑफ इको लोकेशन। सो हियर आई विल राइट माई क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ से बहुत मतलब इजीली सॉल्व हो गया है, क्योंकि डिज़ाइन यहाँ पे बात की गई है, वेपन डिज़ाइनर्स के बारे में बात की गई है, सबमरीन्स के बारे में बात की गई है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बात की गई है, मिलिट्री यूजेस बताए गए हैं, किस चीज़ के इकोज के बारे में बात की गई है। तो सब यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी हम आंसर यहीं से हाईलाइट कर लेंगे, एंड इट इज़ डी। तो देखिए, बहुत केयरफुली हमने स्टूडेंट्स RUP स्ट्रेटेजी को यहाँ पे एप्लीकेबल करते हुए अपने रीडिंग को सॉल्व करना है, क्योंकि इतने से डी पैराग्राफ से मेरा एक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इनफेक्ट मेरी सारी ही समरी 6 to 9 अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ सारे ही कंप्लीट हो गए, और बहुत मैंने केयरफुली किए और मेरे सारे क्वेश्चंस आई गेस करेक्ट जा रहे हैं। यहाँ से बहुत अच्छे से आपको सिक्वेंशली ये सॉल्व होता जाएगा स्मूथ पेस पे, क्योंकि फेशियल विजन हमने एक वर्ड पढ़ लिया था जहाँ पे हमारी समरी बेस थी। तो आपने भी बहुत केयरफुल और अटेंटिव होकर अपने रीडिंग को करना है। Okay, now start with the paragraph E. The sonar and radar pioneers didn't know it then, but all the world know now that bats, or rather natural selection working on bats, had preferred the system tens of millions of years earlier, and their radar achieves feats of detection and navigation that would strike an engineer dumb with admiration. यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ, सोनार एंड रडार के जो पायोनियर्स थे, डिडंट नो, उन्हें भी नहीं पता था, बट ऑल द वर्ल्ड नोज, ये अब जानता है कि जो बैट्स हैं, रादर देन नेचुरल सिलेक्शन वर्किंग ऑन बैट्स पे, वो परफेक्टेड सिस्टम था। क्या था? टेंस ऑफ द मिलियंस ऑफ द ईयर्स अर्लियर। तो ये समय, लॉन्ग टाइम के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रडार, ये यहाँ पे बात हो रही है, है ना, यहाँ पे रडार के बारे में बात हो रही है, और 10 ऑफ मिलियन ईयर पैराफ्रेज किया गया है। सोफिस्टिकेटेड रडार लाइक सिस्टम इन द बैट्स के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा है वो एक्चुअल में सिस्टम? इट्स natural selection. So my answer is natural selection. It's NATURAL. Natural selection. SELECTION. So यहाँ से मेरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। It is technically incorrect to talk about bat radar since they don't use radio waves, it is sonar, but underlying the mathematical theories, the one of the radar and sonar are very similar. क्या चीज़ थी? मैथमेटिकल थ्योरीज के अनुसार रडार एंड सोनार्स जो थे वो हमारे क्या थे? सिमिलर थे। तो अगर यहाँ से हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इट इज़ नॉट टेक्निकली करेक्ट टू टॉक अबाउट द रडार सिंस दे डू नॉट यूज़ द रेडियो वेव्स। वो क्या यूज़ नहीं करते थे? वो रेडियो वेव्स यूज़ नहीं करते थे। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन 11 सॉल्व हो रहा है। बात की थी कि वो क्या नहीं यूज़ करते थे? रेडियो वेव्स। और यहाँ पे भी है आर नॉट यूज इन देयर नेविगेशन सिस्टम। सो माय आंसर इज रेडियो वेव्स। इट्स RADIO, रेडियो वेव्स, WAVES, रेडियो वेव्स।
आगे कंटिन्यू करते हैं। और अंडरलाइन एक थ्योरीज थी, मैथमेटिकल थ्योरीज हैं जो किसके लिए सिमिलर हैं, रडार एंड सोनार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं से हमारा सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चेक करते हैं। रडार एंड सोनार आर बेस्ड ऑन सिमिलर मैथमेटिकल theories. It's mathematical mathematical theories. THEORIES। तो यहाँ से हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं। The American geologist Donald Griffin, who was largely responsible for the discovery of sonar in bats, coined the term, coined मतलब उसने ये term find किया था, कौन सा, ecolocation, कवर करने के लिए both sonar and radar को, whether they used by animals or by human instruments। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। The word ecolocation was first used by someone working as, oh dear students, यहाँ पे someone working as, it means I have to highlight the profession of the people rather than writing the name of a particular person। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि मैम नो मोर देन 2 वर्ड है, डोनाल्ड ग्रिफिन विल बी द आंसर। नो, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन में समवन वर्किंग एज, कि जो बतौर काम करता है, काम क्या करता है, बाय प्रोफेशन वो जोलॉजिस्ट है। सो द आंसर इज जोलॉजिस्ट। हियर आई विल राइट जोलॉजिस्ट, नेम नहीं लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इट्स ZOOLOGIST, जोलॉजिस्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया है। और यहीं से हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अ पर्टिकुलर डिस्कवरी हैज़ हेल्प्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि बट द अंडरलाइन मैथमेटिकल थ्योरीज जो थी सोनार एंड रडार सिमिलर थी। मच ऑफ आर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसके लिए है, डिटेल्स ऑफ व्हाट द बैट्स। तो ये जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स हमें डिटेल में मिल रही हैं बैट्स के रिगार्डिंग, ये कौन सी थ्योरी के, किसके एग्जाम्पल के नीचे आ रही हैं, मैथमेटिकल थ्योरीज के लिए। तो यहाँ से हाउ अ पर्टिकुलर डिस्कवरी हैज़ हेल्प्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैट्स, मैथमेटिकल थ्योरीज के बारे में बात करिए। एक पर्टिकुलर डिस्कवरी ने हमें बताया कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बैट्स के कंसेप्ट को, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी ई रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो हमारा ई पैराग्राफ है बहुत ही यूज़फुल रहा है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा कितने ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 10, 11, 12, 13। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो पैराग्राफ डी भी बहुत यूज़फुल रहा है, क्योंकि समरी कंप्लीशन भी हो गया, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था हमारा यहाँ से, सबमरीन्स वाला आंसर भी हमें यहीं पे मिला था, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया था। तो आपने बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को रीड करना है, आरयूपी स्ट्रेटेजी को बहुत केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि ये सीरियसली आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आपने पहले क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि इस पैराग्राफ से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको बार बार पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। I hope you like this video and you will definitely apply this method for solving your reading test. Thank you and wish you best of luck.